आप सोच भी नहीं सकते कि जब अकेले रह जाती हैं, कोई नहीं होता है और फिर जो होता है वो भी चला जाता है। जिस दिन भी मरूं तो मुझे कुछ लोग याद रखे कि ऐसा भी कोई खिलाड़ी था, ऐसा भी कोई व्यक्ति था। तो इस अर्जुन पुरस्कार ने मेरी जिंदगी में वो मुकाम मुझे दे दिया है कि मैं चाहे कल मर जाऊं, इतिहास के पन्नों में मेरा नाम दर्ज रहेगा। 4,000 रुपए की आपने प्राइवेट नौकरी की है। बिल्कुल किए जी। है बड़ी बड़ी बातें कैसे बोलते, जो सच्चाई है जिंदगी की पता भी तो लगना चाहिए ना। जो मेरे छोटे भाई बहन जो नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, आप सबको पता है कि खास कार्यक्रम हम लेकर के आते हैं। आज के खास कार्यक्रम में खास शिक्षक हमारे साथ है। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक निवास हुड्डा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनके संघर्ष की कहानी, इन्हीं की जुबानी हम आज बातचीत करेंगे। लाखों करोड़ों युवा इनकी वीडियो को देखते हैं, इनके संघर्ष को देखते हैं। एक गरीब परिवार से लेकर के आज तक का जो इनका संघर्ष है, उन तमाम सवालों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। स्वीटी बुरा इनकी धर्मपत्नी है। दोनों की जोड़ी सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल होती रहती है। उन्होंने भी देश के लिए गोल्ड मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट है इनकी पत्नी स्वीटी बुरा भी, और ये खुद अर्जुन अवार्डी हैं। देश का नाम रोशन किया है, कई बार गोल्ड मेडल जीत करके हरियाणा नई हरियाणा के साथ देश का नेतृत्व इन्होंने वर्ल्ड लेवल पर किया है। सबसे पहले तो दीपक भाई, ग्राउंड मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई जी। कैसे हैं दीपक भाई? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल भाई जी, बहुत सारी वीडियो देखी और आप आज जब आप कबड्डी भी जब आप खेलते थे वर्ल्ड लेवल के ऊपर, वो वीडियो भी हम देखते थे बड़े जोश के साथ टेलीविजन में। धन्यवाद भाई। दीपक भाई, कैसे क्या एक बार शुरुआत हुई? पहले तो आप अपना एक बार परिचय दे दीजिएगा। गाँव कौन सा है आपका, ये बताइएगा एक बार। मैं दीपक निवास हुड्डा, गांव मेरा चमारिया है, रोहतक के पास जी। दीपक भाई, कैसे शुरुआत हुई कबड्डी की, जिस कबड्डी ने आज आपको एक पहचान दी है? शुरुआत तो देखो, आर्थिक परिस्थितियां और जो पारिवारिक परिस्थितियां थी मेरी उसमें बहुत ही मतलब खराब थी। उनकी वजह से ही कबड्डी में आना हुआ। मैं बोल दूं कि मतलब प्लान था सब कुछ। मैं जब यानी सपना नहीं था, आर्थिक परिस्थितियों के कारण, गरीबी के कारण कबड्डी में आए थे आप? बिल्कुल, कोई मतलब ऐसा प्लान नहीं था। मैं जब 3 साल का था तो माता जी की डेथ हो गई थी। 3 साल के थे, माँ जी गुजर गई थी? हाँ जी। और जब 12th में था तो पिताजी भी गुजर गए थे। तो मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था पढ़ाई करने के लिए। इस वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और कबड्डी स्टार्ट की थी। क्योंकि कबड्डी में ज़्यादा खर्चा लगता नहीं है। एक अपना किट ले ली कबड्डी जो कच्चा बनियान होता है और ग्राउंड में चले गए। कोई महंगे इक्विपमेंट्स की भी जरूरत नहीं है कि भाई कोई महंगे साधन चाहिए जैसे क्रिकेट है या कोई भी दूसरा महंगा खेल है, शूटिंग वगैरह। तो इसलिए स्टार्ट किया था मैंने। और रही बात इतने में जो समस्याएं थी वो ख़त्म नहीं हुई। मेरी बड़ी बहन थी, मैरिड थी, लेकिन पारिवारिक समस्याओं की वजह से वो भी घर आके रहने लगी थी। अच्छा। और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरी भांजी नर्सरी क्लास में थी और भांजा फर्स्ट में। तो उनकी देखरेख भी मुझे ही करनी थी। वो भी घर आके रह गए थे, उनको पढ़ाना था। तो मैं तो पढ़ नहीं सकता था क्योंकि उनके लिए पैसे मेरे लिए बड़े मुश्किल थे कि कहाँ से लेके आता। तो इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और एक प्राइवेट स्कूल में मैंने एक नौकरी भी मांग ली थी। 4,000 रुपये में उन्होंने मुझे लगाया था पढ़ाने के लिए। 4,000 रुपये की आपने प्राइवेट नौकरी की है? बिल्कुल किए जी। है बड़ी बड़ी बातें कैसे बोलते, जो सच्चाई है जिंदगी की पता भी तो लगना चाहिए ना। जो मेरे छोटे भाई बहन जो जिंदगी में, खेल में या किसी भी क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि देखो, जिंदगी कहीं से भी शुरू की जा सकती है और कहीं तक भी पहुंचा जा सकता है। आप सबको ये चकाचौंध दिखते होगी भाई, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा संघर्ष होता है। और कभी ना गिव अप करने वाली वो फाइट, वो जुनून होता है कि बस गिव अप नहीं करना है, बस हासिल करना है। उसकी बदौलत ही यहाँ तक पहुंचा हूं मैं। देख लो भाई, हमेशा हम एक बात बताते हैं कि जीवन के अंदर जब आपको संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष की जो लड़ाई है, जो मुश्किलें हैं, जो तकलीफें हैं, उनका सामना अपने डट करके खुद अकेले ने करना पड़ता है। लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद ये समाज है, जो साथी हैं, जो ये तालियों की गड़गड़ाहट है, ये सब आपका साथ देने लग जाएगी। लेकिन देगी तब जब आप कामयाब हो जाएंगे। अन्यथा तो बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं कि आर्थिक स्थिति के कारण वो संघर्ष ही करने लग रहे हैं, क्या पता उनको कामयाबी मिले या न मिले। लेकिन आत्मविश्वास व मनोबल होना चाहिए जीवन के अंदर।
क्योंकि हमेशा कहते हैं वही लड़के लड़कियां इतिहास रचते हैं जिन्होंने कभी जीवन में अपना आत्मविश्वास व मनोबल नहीं गिरने दिया। क्यों दीपक भाई, बहुत बार मन में आपके भी आई होगी, आपका भी आत्मविश्वास मनोबल डगमगाया होगा, लेकिन आज आपने एक उदाहरण आप स्थापित है देश के लिए, नौजवान युवाओं के लिए। कभी ऐसा दिन आया जिस दिन आत्मविश्वास टूट गया हो, मनोबल टूट गया होगा कि भाई आज बस अब नहीं होगा? देखो, माँ जी के साथ तो मैं नहीं रहा उतने टाइम, लेकिन पिताजी के साथ तो पूरी उम्र जब तक बड़ा हुआ उनके साथ ही रहा हूँ। जिस दिन पिताजी गुजरे थे उस दिन बहुत ही ज्यादा फील हुआ था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि जब अकेले रह जाते हैं, कोई नहीं होता है और फिर जो होता है वो भी चला जाता है। देख लो भाई, ये भावनाएं हैं। जब एक पिता का जो हाथ सिर पे होता है, जब एक पिता का स्वर्गवास हो जाता है, आंखों में आंसू हैं। दीपक निवास हुड्डा भाई के भावनाएं हैं, लेकिन बहुत कुछ सिखाती हैं भावनाएं। क्या कुछ गुजरती है। हमेशा से हम एक बात कहते हैं कि ना मुश्किलें ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, अरे हमने तूफानों को भी टलते देखा है जिनके लक्ष्य है सीने में। तो दीपक भाई, डाइट वगैरह क्या रहती थी उस टाइम पर, क्योंकि आप बता रहे आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि न कुछ खाने पीने को था, 4,000 रुपये की आप नौकरी करते थे, गरीबी इतनी थी, सिर्फ एक अच्छा बनियान को लेकर के आप कह रहे कि इसमें केवल वही जरूरत होती थी उस गेम के अंदर। बिल्कुल, खर्चा तो होता नहीं था इस गेम में इतना। और रही बात डाइट की, तो मैं तो उतना अपने ऊपर बिल्कुल भी खर्च नहीं कर सकता था, ये सच्चाई बात है। क्योंकि ऐसा भी हुआ था कि भाई आपने खूब मेहनत की हो और केवल रोटी खा करके पानी पी करके आप सो गए हो? कभी क्या ऐसा ही होता था भाई जी कि मैं ये छोड़ने की अपने लिए मतलब दूध घी खा के रहता, क्योंकि मैं परिवार भी चलाना और 4,000 रुपये नौकरी, कभी कभी थोड़ा बहुत खेत में काम कर लेता था अपने। तो हमेशा ऐसे होता था या तो पानी के साथ रोटी खा ली, या फिर अपना गाँव मुझे वो भांजा भांजी अपने लस्सी ले आते थे मांग वांग के, चाचा ताऊ से, उसी से रोटी खाते थे। और ये बड़ी बड़ी बातें करने का फायदा क्या है, क्योंकि इतना नहीं होता था। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा हालात जब ठीक होते गए तो भैंस वगैरह रख ली थी, वो फिर भांजा भांजी। मेरे आज दोनों बच्चे इंटरनेशनल के प्लेयर हैं। मेरा भांजा प्रो कबड्डी लीग में खेलता है, मेरी भांजी 2 बार की जूनियर एशिया चैंपियन है बॉक्सिंग में। क्या नाम है बता साथ साथ? भांजा मेरा प्रतीक दहिया है, गुजरात फॉर्चून जायंट्स में खेल रहा है लीग में, 2 साल हो गए। और भांजी प्रीति दहिया है बॉक्सिंग में। वही भांजा भांजी जिस टाइम पर जिनका पालन पोषण आपने किया? हाँ, वही है जी। अच्छा, आज कैसा गर्व महसूस करते हैं आप? बिल्कुल प्राउड फील होता है। मैंने उनको, मेरे बच्चे तो अभी हुए नहीं है, शायद मैं उनको भी इतना प्यार ना दे पाऊँ जितना उनको दिया था। हाँ जी। दीपक भाई, फिर आप बता रहे हैं कि भाई स्कूल में आपने 4,000 की नौकरी तक की है, क्योंकि उस टाइम पर जरूरत थी और परिस्थितियां ऐसी थी कि संकट के बादल छाए हुए थे उस टाइम पर, जीवन में संघर्ष से जीवन गुजरा था। फिर कैसे शुरुआत हुई कबड्डी में, कैसे आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप आगे से आगे सिलेक्शन होता गया आपका? सिलेक्शन तो मैं, एक तो मेरे युवा साथियों जितने भी खिलाड़ी हैं या किसी भी अपने लाइफ के किसी भी फील्ड में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनको ये बता दूं, सिलेक्शन तो पता नहीं कितने धक्के खाने के बाद मिलता है। मिलना हो तो पहले झटके मिल जाए, और नहीं मिलना हो तो दिन रात अथक मेहनत के बाद भी टाइम लग जाता है। कहीं लिखा नहीं है श्योरिटी कि मैंने भाई 1 महीना या 6 महीने बढ़िया प्रैक्टिस कर ली जाती है सिलेक्शन मिल जाएगा। बहुत से युवा साथी इसलिए भी भटक जाते हैं जल्दी की चाह में। ये किताबें कहानी में लिखने के लिए कहानी किससे नहीं है कि कोई मकड़ी थी वो 16 बार चढ़ गई, पड़ गई, फिर वो 17वीं बार चढ़ गई और सक्सेस होगी, अपने जाले तक पहुंच गई। जिंदगी में ये है, मैंने तो खुद प्रैक्टिकल देखा है अपनी में, पता नहीं कितनी बार मैं सुबह 3 बजे उठता था प्रैक्टिस के लिए, 6 साढ़े 6 बजे तक प्रैक्टिस करता। और ऐसे नहीं, अब तो मैं आधी प्रैक्टिस भी नहीं करता हूँ, ये सच्चाई बात है, जितनी पहले करता था। मेरे गांव से गोहाना 28 किलोमीटर पड़ता है। गोहाना तक जाना आना 60 किलोमीटर के आसपास। दौड़ लगा के जाते थे, दौड़ लगा करके आते थे? बिल्कुल, हर रोज का 30-35 किलोमीटर तो हर रोज का होता था। हफ्ते में 2 बार मैं ऐसे भी करता था और वापिस आता। 60 किलोमीटर रनिंग के बाद भी फिर कबड्डी की स्किल भी करता। मैं स्टार्टिंग के 2-2.5 साल तो बिना गुरु कोई भी कोच नहीं था तब। अच्छा, प्रैक्टिस बिना कोच आप कबड्डी की प्रैक्टिस करते थे? बिल्कुल करता था भाई जी। एक पागलपंथी थी कि जैसे हमारा कबड्डी में अपने लात मारते हैं, तो मतलब ये थी गांठ बांध रखी थी कि 500 लात मारनी है।
500 हैंड टच करने हैं। लोगों ने ये भी कहा होगा ये पागल हो रहा है। तो पागल मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे 3 से 6:30 बजे तक प्रैक्टिस करता, फिर प्राइवेट स्कूल था तो जल्दी जाना पड़ता था उनके हिसाब से पढ़ाने के लिए। फिर 2:30-3 बजे वापस आता था। एक तो अपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर डिफरेंट हो गया अलग अलग। बिल्कुल गामा में अपने बस एक रोटी खा रहे तो वो 2:30 बजे जाकर रोटी खा रहा। बिल्कुल। और फिर 1-2 घंटा अपने खेत में भी काम कर लेता मैं थोड़ा बहुत, कदे खेत से भी आमदनी हो जाए तो घर में सारा ही लगेगा। फिर प्रैक्टिस पे जाता 4:30-5 बजे शाम को, तो मैं 8-8:30 बजे आता था। सरकारी स्कूल में हमारा गाँव में, वहाँ कोई लाइट की भी सुविधा नहीं थी। तो ताने मारने तो देखो समाज में हर क्षेत्र में होता है, हर क्षेत्र में होता जी। तो लोग मतलब ऐसे बोलते थे बेरा ना कि अंधेरे में तीर मारेगा, लाएगा रहा अंधेरा अंधेरा प्लेयर है, बोले अंधेरा प्लेयर से अंधेरे में रह जाएगा। अच्छा, हाँ ऐसी बातें बहुत मुझे याद, आज भी उन लोगों के चेहरे भी याद हैं। ये बातें भूलने की नहीं होती कभी। हम देखो खुशी के पल भूल जाते हैं, लेकिन जो नहीं भूल पाते, ये ताने और जो गम के पल होते हैं ये हमेशा याद रहते हैं जिंदगी में। तो पहले अंधेरा रहेगा प्लेयर रह जाएगा। फिर एक दिन ऐसा भी आया होगा उन्हीं लोगों ने तालियां जरूर बजाई होंगी। तालियां ही बजाते भाई साहब, आजकल फोन भी करते हैं कि हमारा ये काम करवाइए। अच्छा। तो तब अपने आप पे अच्छा फील होता है कि हाँ जिंदगी में कुछ ऐसा किया है। और उसी जुनून में मुझे ये नहीं था कि पता नहीं था जब स्टार्टिंग में खेलना शुरू किया कि इतना बड़ा खिलाड़ी बनूंगा। इसलिए स्टार्ट किया था कि मजबूरियां थी, पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। ये था कि कबड्डी में कोई जॉब थोड़ी जल्दी मिल जाएगी और इतना खर्चा नहीं लगेगा तो बहन और बच्चों की देख रेख कर पाऊंगा। सिर्फ इस मोटो इस उद्देश्य की वजह से स्टार्ट किया था। बिल्कुल। लेकिन इतना लगाव हो गया मुझे थोड़े टाइम बाद कबड्डी से कि बस इंडिया के लिए खेलना है और कुछ ऐसा खिलाड़ी बनना है कि जब मैं मरूं तो कुछ लोग याद रखें कि ऐसा भी कोई व्यक्तित्व था, ऐसा भी कोई खिलाड़ी था और ऐसा भी कोई भाई था। बिल्कुल। क्योंकि भाई एक प्रेरणा है आज के टाइम पर है, भाई बहन के प्यार को लेकर के त्याग और समर्पण की भावना, ये कहानी और ये सच्चाई है। ये रोहतक जिले का जो गांव चमारिया है वहां का ही बेटा है दीपक निवास हुड्डा। ये उन बहन भाइयों के लिए है जो आज के टाइम पर है, क्योंकि 10 साल मैंने पत्रकारिता क्षेत्र में हो गए, आमने सामने भाई बहन ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं आज के टाइम पर। लेकिन ये एक संदेश है कि एक भाई ने अपनी बहन के लिए, देखो बहुत सारी बहनें भी ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने भाई के लिए त्याग और समर्पण का एक संदेश भी दिया है। जो जिस प्रकार से दीपक निवास हुड्डा बताने लग रहे हैं कि इनको लोग इस प्रकार का ताना मारते थे कि तो अंधेरे का खिलाड़ी है, अंधेरे में ही रह जाएगा। आज इसने ये साबित करके दिखा दिया है। गोल्ड मेडलिस्ट है, कबड्डी में नाम है, पूरे दुनिया इनको जानती है, देश का नेतृत्व तो इन्होंने किया है। जिस टाइम पर भगत सिंह हमारे जो क्रांतिकारी हैं देश को आजाद कराने की बात करते थे तो लोग उनको ये बोलते थे कि आप पागल हैं। भगत सिंह ने बड़े लाड प्यार से एक बात कहते थे कि हम तो पागल, हम पागल ही अच्छे हैं, हमारे शरीर पर जो ये जख्म है ये फूलों के गुच्छे हैं, अरे हम तो पागल ही हैं, हम पागल ही अच्छे हैं। यही बात है दीपक भाई। बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत बार आत्मविश्वास है, मनोबल है, वो नहीं डगमगाया आपका। फिर कैसे, क्या अगला स्टेप था आपका? उस दौर से आप गुजर रहे थे, फिर हरियाणा की टीम में सिलेक्शन हुआ या फिर नेशनल लेवल पर, फिर कैसे हुई आगे की शुरुआत? देखो इतनी मेहनत मैं करता था, आज तो उसकी आदि भी नहीं कर पाता, ये फैक्ट है। तकरीबन 1.5-2 साल तो शुरुआती में ऐसा भी रहा कि मैंने रात को खाना खाने के बाद भी प्रैक्टिस की गली में। रात को खाना खाने के बाद? बिल्कुल जी। आजकल तो जैसे हम भी, हमारे ट्रेनर्स होते हैं, फिजी होते हैं, वो एक स्टैंडर्ड पे आ जाए, वो बोलते हैं खाना खाने के बाद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पेट पे दबाव आता है, खाना नहीं हजम होगा। मैं बोल रहा हूँ उस टाइम ना तो थकान होती थी, ना कोई पेट पर दबाव आता था, ना कभी नींद की पूर्ति की कमी होती थी। 12-12:30 बज जाते थे सोने में, 3 बजे फिर उठना, ना कोई फोन, ना कोई अलार्म। वो एक चेष्टा ही होती है, वो एक जुनून ही होता था, उठ जाते हैं। आजकल तो जैसे कभी बाहर जाते, ऐसा मतलब लाइफस्टाइल हो गया, बाहर चले जाते, रात को 2-3 बजे वापसी होती है, तो सोचते हैं कि आराम से उठ जाए। उस टाइम कभी जिंदगी चेंज करनी थी ना, जिंदगी तो बदलनी थी और मुझे खुद बदलनी थी, कोई बाहर का थोड़ा ना आता बदलने। इसलिए इतनी मेहनत करता था मैं। तो मुझे याद है कि कोई रिश्तेदार तो ऐसा था नहीं कि मुझे रिश्तेदारी में जाना था या कोई रिश्तेदार मेरे पास आता, तो एक ही उद्देश्य था कि दिन रात मेहनत करनी, इतनी करनी कि मतलब खुद पे मतलब ये हो जाए कि तो आज तूने अपनी मेहनत करके जो होती है संतुष्टि, सोया। मैं हर रोज ऐसे सोता था कि मेरा शरीर ये बोले कि अब सो जा, इतनी करता था। तो 2.5-3 साल हो गए मुझे इतनी मेहनत करते, मुझे ये लगा कि मैं बढ़िया खेलूंगा, अब कहीं भी जाऊंगा तो अच्छा खेलूंगा। होता है मान लो भाई कोई भी टेस्ट की तैयारी करते हैं पढ़ाई वाला, और उसने ये भाई कोई अपनी एक टेस्ट कोई किताब है
वो 100 बार पढ़ लियो तो उसके ये रहेगा भाई इसमें तो कोई क्वेश्चन आ जाए मैं छोड़ दूंगा नहीं। तब मैंने एक विश्वास होता। मैंने इतनी रनिंग 60 किलोमीटर रनिंग कर रखी थी, इतनी स्प्रिंट लगाता था मैं, एक 2 घंटा पटकाला चढ़ता था। भरी दोपहर में अपने बांध में खेत में बहा देते हैं, इतने मिट्टी में स्प्रिंट लगाता, पूरी दोपहरी एक स्किल हर रोज 500 बार करता था। 500 किक मार ली, 500 एंटस। तो मुझे ये था कि अब भाई विश्वास था, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे ये था कि अब खेलने उतर जाऊं, टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं तो अब जहाँ उतरूंगा तो नाम हो जाएगा, तो जल्दी कहीं सिलेक्शन मिल जाएगा, स्टेट में नेशनल में नाम हो जाएगा वहाँ। तो मैं गया खेलने रेवाड़ी साइड, मुझे याद है बावल एक जगह है, एक भी पॉइंट स्कोर नहीं आया। आप सच्चाई मानो, एक भी पॉइंट स्कोर नहीं आया। ये जी टूर्नामेंट बहुत खेले जी, अच्छा भी खेलेगा बुरा भी खेलेगा, लेकिन वो टूर्नामेंट इसलिए याद है कि मुझे यह था कि आज तगड़ा खेलूंगा। इतनी मेहनत के बाद तो फील ही होना, जैसे बॉडी में वो अपने ये फील होता था बस स्पीड इतनी कर ली, इतनी रनिंग कर ली, इतने अभी पॉइंट नहीं मिला, एक भी पॉइंट नहीं। अच्छा, उस दिन सबसे ज्यादा निराशा हुई थी मेरी जिंदगी में। जिसे बोलते हैं ना आत्मबल डगमगाता है, देखो डगमगाता है, सबका डगमगाता है, परिस्थितियां मजबूर कर कहते हैं ना कि प्रयास करने वालों की फिर कभी हार नहीं होती। कभी हार नहीं होती। मैं इसलिए किस्सा बता रहा हूँ। तो मैं घर आया, सर्दियों का टाइम सा था, सर्दियों में ही ज्यादा होते हैं टूर्नामेंट्स वगैरह। तो घर आया तो मेरी बहन ने वो रॉड लगा रखी थी गर्म पानी के लिए, तो बोली भाई नहा ले, दे दुखदी होगी, बोला तेरी रोटी रख रखी है, मैं तू खा लेना। मैं ठीक है बेबे खा लूँगा। तो ना तो नहाया, अब दिमाग में तो घोड़े दौड़ रहे चिंता के, कहाँ से नहाता मैं, इतनी चिंता बयान नहीं कर सकता। माँ पापा नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, एक तो होता है कोई तो हो घर में तो पीठ थपथपाने वाला हो, बातें बता सके, और कोई पीठ थपथपा दे भाई कोई नहीं बेटे ये कर ले। मुझे उस दिन इतना फील हुआ कि मतलब देखो पढ़ाई भी छोड़ दी, पढ़ाई में भी नहीं हो रहा, और मेहनत इतनी करी। मुझे लग रहा था कोई तो आजकल के बच्चे तो 6 महीने में हिम्मत तोड़ देते कि 6 महीने टारगेट टेक लिया भाई, की बार अच्छा खेला ठीक नहीं तो मन 2.5-3 साल। और इतनी नूनी मैं अपनी तारीफ थी कंदा हूँ, आज भी दुनिया मिसाल देती है मेरी मेहनत के बारे में। कति मान लिया जुड़वाड़ में जोड़ दिया, इतनी मेहनत हर रोज 2.5-3 साल, और फिर भी 1 पॉइंट स्कोर नहीं। कहा भाई फिर खेल में ही भविष्य नहीं बन रहा तो क्या, मतलब मैं रोया भी, सच्चाई बता रहा हूँ मैं। अकेला बैठा क्यों, निराशा भी होती है, जिंदगी में कोई समझाने वाला नहीं है, और इतनी कठिन परिस्थिति की आगे पीछे कोई नहीं तो बयां भी नहीं कर सकता। और भी मेरे भाई बहन ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, मैं उनके लिए बताना चाह रहा हूँ। पूरी रात लेगी भूखा, ना नहाया, बदन भी दुख रहा था क्योंकि सर्दियों में, और जब कोनी मुक्के लग गए हैं, कबड्डी ऐसा खेल नहीं है कि भाई कोई लूडो खेल रहे हैं, तो रोया भी। लेकिन जब सुबह के वही 3 बजे ना घड़े में देखा, पुराना टूटा सा घड़ा था, अपना लोटिया था ऐसे ही चारपाई में खाट पे, तो देखा कि मतलब वही 3 बज गए। तो मैं बोलता हूँ कि मतलब भगवान की कृपा ही थी। मुझे यही हुआ कि मतलब 3 बज गए हैं, उठ लो, प्रैक्टिस का टाइम हो गया। जो चीज कल से 200 बार हो रही थी वो 400 बार कर देनी है, जो 400 हो रही थी वो 800 बार कर देनी है। मैं कमी तेरी प्रैक्टिस में है, ये मानता हूँ कि मतलब प्रैक्टिस बहुत कर रखी थी, लेकिन फिर भी इसका कोई दूसरा सोल्यूशन तो है नहीं। अगर मैं उस दिन गिव अप कर देता तो कौन दीपक निवास हुड्डा कौन पूछ रहा होता, किसी पे मांग के जिंदगी गुजारनी पड़े, दिए 2000 रुपये, दिए 4000, ये जिंदगी की सच्चाई है। सच्चाई है बिल्कुल दीपक भाई। जिंदगी धक्के भी बुरी तरह मारती है अगर हम कुछ नहीं करते, और जिंदगी फिर धक्का अच्छी तरह भी मारती है ऊपर की तरफ अगर हम कुछ करने की ठान लेते। तो मैंने उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। चोट भी बहुत लगी, उतार चढ़ाव भी आए, सिलेक्शन हुए, कट हुए, लेकिन मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। मैं फिर 2013 की शुरुआत में अजय ठाकुर कबड्डी का एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, मेरे से पहले कप्तान वही था देश का, मेरा बहुत अच्छा मित्र है, तो उसका मेरे पास फोन आया 2013 में। मैं फिर क्या है अपने जहाँ भी टूर्नामेंट्स में जाता तो 2-4 टूर्नामेंट्स के बाद अच्छा रिस्पांस मिलने लगा था। मैंने जैसे अगले 3 महीने और पागलपंथी की मेहनत की पूरी, तो फिर मैं देखो मैंने तो करी रखी थी, बस ये है कि थोड़ा और उसका निखारना था, डबल करके मैं फिर जहाँ जाने लगे जीतने लगे, कभी सेमीफाइनल खेलने लगे, कभी फाइनल, तो 1-2 जगह बेस्ट राइडर निकल गया। फिर भूखा भेड़िया था बाट में था फिर तो नू थी मरा मतलब ये ना छोड़ू। फिर तो हर जगह जहाँ जाता फर्स्ट बेस्ट राइडर, कभी बेस्ट प्लेयर, कभी बेस्ट कैचर। मैं ऑलराउंडर था, मैं डिफेंस भी खेलता था,
तो फिर आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी साथ साथ में। ये है ना भाई जी कि मैं टूर्नामेंट से कोई 31,000 का होता, कोई 51,000 का होता, तो 7-8 खिलाड़ी जाते तो जीतते। आपस में बांट लेते हाँ, तो 3-4 तो आए जाते थे। एक तो 4,000 रुपये पूरे महीने की नौकरी मिलते थे। और फिर ये है कि हफ्ते में एक टूर्नामेंट भी जीत जाते हैं, सेकंड भी आ जाते, तो कम से कम माड़े 3,000 तो आ जाते थे। बिल्कुल। तो उस तो और मरती तो वो नू था कि नू मान ले लॉटरी लगी सही। तो उस तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलने लग गया, फिर मैं और ज्यादा करने लग गया, अब भाई टूर्नामेंट फिर जीतना है। ऐसा भी हुआ है कि कंटिन्यू टूर्नामेंट आ जाते, आज भी, कल भी, परसों भी। चोट लग गई, खोम लग गई, एंकल सूजे रहा दे, लेकिन नू ठीक भाई 2 रुपया आओगे करा, कोई बात नहीं, कोई पेन किलर खा ली, ब्रूफिन की गोली लेकर फिर अगले दिन फिर पहुंच गए, पूरे दिन फिर दे टूटे जाती, फिर अगले दिन सोचा दे भाई 3-4 का फिर जोटा लग गया, कोई बात नहीं, दुख है तो दुख लेने दे। बिल्कुल। फिर को अपने ब्रूफिन की गोली खा ली, पैरासीटामोल खा ली, अपने फिर खेलने लग जाते। मैंने कभी खेलना छोड़ा ही नहीं। फिर मतलब अपने हरियाणा में बढ़िया नाम हो गया था, ये नहीं कि मेरी बड़ाई के लिए है। तो फिर उनको एयर इंडिया को कोई खिलाड़ी चाहिए था नया, तो अजय ठाकुर पहले से उसमें जॉब में था। तो अपने हरियाणा पुलिस में एक जसमेर सिंह है, 2010 में एशियन गेम्स खेला था, बड़ा भाई अपना। जी। तो उन्होंने उसको कॉल किया अजय ठाकुर ने कि जसमेर भाई साहब कोई बढ़िया सा रेडर बता दो, एयर इंडिया में हमने जरूरत है। तो उन्होंने बता दिया कि भाई एक छोरा दीपक हुड्डा से चमारिया का, हरियाणा में सब तो टॉप का खिलाड़ी वही है, उसने बुला लो। और बोला नया बालक है कति, बोला हमने ठीक मीडियम सा हुआ तो चल जाएगा, उसने मेरे याद है। बोला नहीं, बोला क्योंकि अजय ठाकुर था उस टाइम में एयर इंडिया में, और उससे थोड़े दिन पहले अनूप कुमार भी था, तो बढ़िया टीम होती थी। तो बोला नहीं, थोड़ा सा ठीक सा चाहिए, मेरे को एक सपोर्टर रेडर चाहिए। तो मुझे याद है अजय बताता था कभी, तो जसमेर बोला कि सपोर्टर नहीं, तेरे बराबर का खेल लगा, चिंता मत माने, तू बढ़िया छोरा हो रहा है। तो उसका कॉल आया, भाई ऐसे ऐसे अजय ठाकुर हूँ मैं। तो नाम तो सुना ही था भाई, हमसे तो सीनियर खिलाड़ी थे, इंडिया खेला हुआ था। तो महा हाँ जी भाई साहब, तो बोला कि कटोल में टूर्नामेंट है, नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर के पास। बोला वहाँ आ जाओ, ट्रेन पकड़ के एयर इंडिया की तरफ से खेलना आपको, और अगर अच्छा खेले तो आपको वहीं जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा देंगे। तो मेरे लिए तो अच्छी बात थी कि एयर इंडिया की मतलब टीम ने बुलाया, तो मैं गया वहाँ पे। और ये मेरी मेहनत कह लो या किस्मत कह लो, मैं उस टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर निकला जाती है। अच्छा। हाँ। और उन्होंने बोला था कि आपको मुंबई लेके जाएंगे और वहाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएंगे जॉब के लिए। मैं बेस्ट प्लेयर निकलते ही उनने वो मेल वेल करके डॉक्यूमेंट मंगाए, वहीं मेरे से साइन कराए, वही मेरी फ्लाइट की टिकट बुक करी उन्होंने एयर इंडिया की तरफ से, नागपुर से मैं फ्लाइट में घर भेजा उन्होंने। तो वहाँ से जिंदगी का सफर और अच्छा हो गया। कई ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेला, कहीं बाइक जीती मैंने, मंगलोर भी गई, वहाँ भी बेस्ट प्लेयर निकला मैं। और इंडिया के धुरंधर खेल रहे थे सब, अजय ठाकुर भी और भी BC रमेश जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी, वहाँ भी बेस्ट खिलाड़ी निकला मैं। सब आर्मी नेवी अपने देश की, भारत पेट्रोलियम, ONGC सारी टीमें हरा गए, बैंक वगैरह। तो फिर एक बढ़िया सा नाम सा हो गया था। फिर अपने हरियाणा में कथुरा स्टेट हुई थी, रोहतक 19 साल बाद पहली बार फर्स्ट आया था। हमने हरियाणा पुलिस के 7 एशियन गेम्स के खिलाड़ी थे, 2-3 अर्जुन अवार्डी भी, अनूप कुमार जैसे, उन सबको भी हराया। और वहाँ मतलब और भी, क्योंकि एक सरकारी टूर्नामेंट से और भी ज्यादा नाम हो जाता है। बिल्कुल। तो वहाँ से और भी ज्यादा नाम हो गया कि भाई चमारियाड़ा लड़का हुड्डा, एक गांव के नाम से बोलते थे कि चमारियाड़ा पे बहुत बढ़िया हो रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ, बोले तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो उस समय नाम मतलब पूरा अच्छा हो गया था मेरा। तो उसके बाद फिर ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स की रिपोर्ट तो जैसे फेडरेशन को जाती है हमारे। बिल्कुल। ऑल इंडिया टूर्नामेंट से जितनी जगह में बेस्ट खिलाड़ी निकला तो फेडरेशन को पहुंचती है, फेडरेशन को रिपोर्टें जाती है। तो हमारे कबड्डी के इंडिया के प्रेसिडेंट हैं जो राजस्थान से थे, श्री जनार्दन सिंह गहलोत, बहुत ने मतलब बड़े नेता भी थे वो, मंत्री भी रहे कई बार, 5 बार के विधायक थे, और पूरी दुनिया के भी कबड्डी के प्रेसिडेंट थे वो। अच्छा जी। तो उनके PA का कॉल आया मेरे पास कि बेटा आपको मतलब नेशनल में सीधा राजस्थान से खेलना है, आप, हमने पता किया आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हो ऐसे ऐसे, और आपको सीधा राजस्थान के लिए खेलना है। तो मेरे लिए उससे देखो खिलाड़ी का सपना होता है, एक तो कबड्डी के प्रेसिडेंट से मिलने का, उस टाइम बहुत दिग्गज आदमी भी थे कबड्डी के लिए, प्रो कबड्डी लीग उन्होंने स्टार्ट करवाई, दुनिया के प्रेसिडेंट, खिलाड़ियों का तो सपना होता है।
तो उनके पीए ने बोला कि सीधा खेलना है और गहलोत साहब ने बोला आपको मतलब सीधा खेलना है यहाँ से। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। मैं पहले नेशनल में गया और मतलब बहुत तगड़ा खेला, पहले नेशनल का बेस्ट प्लेयर था। गहलोत साहब ने मुझे स्टेज पे बुलाया, हम तो सोचते थे कि उनके दर्शन करने में, स्टेज पे बुलाया, बोला बेटा आपका सीधा एशियन गेम्स के लिए इंडिया टीम कैंप में सिलेक्शन कर दिया गया है। एशियन गेम्स के कैंप के लिए सिलेक्शन कर दिया, मेरे लिए तो बहुत, मैं तो सपने देख के गया था। बिल्कुल। ये देखो ये सच्चाई बात है कि मैं ये सोच के गया था कि कुछ भी हो जाए इंडिया टीम कैंप में जाना है। मुझे ज़्यादा नहीं पता था, जैसे बड़े सीनियर खिलाड़ी ये बता देते थे कि भाई पहले इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन होता है, वहाँ से इंडिया टीम बनती है। तो मेरा तो एक ही टारगेट था कि इंडिया कैंप में पहुँचना है पहले, कुछ भी हो जाए। मैं उस एक ही टारगेट था, मैं ज़्यादा मुझे पता ही नहीं था कि बोल दूं भाई नॉलेज थी ये करना है वो, एक टारगेट था भाई साथ में कि इंडिया कैंप में सिलेक्शन कराना है। और तरह तरह की वो होती है कि मतलब सिलेक्शन होगा नहीं होगा, और भी कोई बोल देता भाई मुश्किल है होगा, लेकिन मैं खेला इतना तगड़ा था कि गहलोत साहब ने सीधा स्टेज पे बुलाया। हर मैच में 20-25 रेड पॉइंट बना रहा था मैं। उस टाइम तो ताकत बहुत थी मेरे अंदर। लोग ये बोलते थे कि इसके आगे नहीं हटना है, पैर वैर में घुस जियो। अच्छा ऐसा बोलते। मैं नेशनल की पहली रेड में मेरे याद है मैं 6 खिलाड़ी लेके आया था उठा के। तो स्टेज पे बुलाया, बेटा कहाँ से है? मैं सर ये वो रोहतक के पास इस गांव से हो। बोला ओके, बोला ठीक है, तेरा सीधा एशियन गेम्स के कैंप में सिलेक्शन हो गया है। मैं उस समय में सच बता दूं मेरे रोंगटे खड़े थे जब उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख रखा था ऐसे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। बोलना भी मुश्किल हो रहा था। मैं ठीक है सर थैंक यू, मैं इतना ही बोल रहा था उनको। उसके बाद नेशनल में इतना तगड़ा खेला, बेस्ट प्लेयर था नेशनल का। तो प्रो कबड्डी लीग आई, प्रो कबड्डी लीग की बोली हुई तो मेरी सेकंड हाईएस्ट बोली लगाई थी पहला ही नेशनल के बाद। क्या करोड़ रुपए की थी वो? नहीं लाखों में थी उस टाइम तो, क्योंकि टीम का बजट ही 60 लाख था। अच्छा तो पहली बोली थी 12,80,000 उस टाइम जो इंडिया टीम में कैप्टन थे राकेश कुमार उनकी, और मेरी 12,60,000 थी। उस टाइम तो टेलीविजन में पूरा इंडिया देखता था। मैं इसका भी एक किस्सा बता दूं आपको। हम थे बेंगलोर, इंडिया टीम कैंप में, एशियन गेम्स का कैंप बेंगलोर लगाया हुआ था साई में। तो वो सैटरडे या संडे था उस दिन। तो कोच थे जो इंडिया टीम के, दोनों कोच वो बोली लगाने के लिए मुंबई बुलाए हुए थे। वो भी 2 टीमों के कोच लगा रखे थे अलग। तो बच्चे तो फिर अपने खाली थे और सब। वो उस टाइम लाइव नहीं आ रही थी, वो फोन पे एक लिंक सा आया हुआ था। तो लिंक पे क्लिक कर रखा था, तो जिसकी लगती थी वो लिखा जाता था इस नाम का इतनी लगी इसके। तो हर टीम को 4-4 इंटरनेशनल खिलाड़ी ले रहे थे जो पहले इंडिया खेले हुए थे। मैं तो पहला ही नेशनल था, वो नेशनल था। तो इंटरनेशनल ए ग्रेड में थे, नेशनल बी ग्रेड में, और जो स्टेट वाले वो सी ग्रेड में ऐसे रहते थे। तो पहले जो 4-4 इंटरनेशनल लेने थे उनमें सारे रुपये ला दिए। कई टीम 60 लाख थे, किए ने 40 लाख खत्म कर दिए, किए ने 36 लाख, किए ने 38 लाख। तो मैं तो मन सोची मखा बोली लग गएगी कि ना लग गए पता ही नहीं मखा। मैं तो अपने, मेरा एक ही काम था भाई जी, ये तो उस टाइम के जो इंडिया कैंप के साथी वो भी बता देंगे। मैं अपने बैग उठाया, किट ली, जूते पहरे प्रैक्टिस के, और मैं अपने ट्रैक पे चला गया था। शेड्यूल आप जारी रखते थे आपका? नहीं, मुझे ये था पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा, रुपये खत्म हो जाके दे कि इधर 20 लाख बच रहे कि इधर 22 से एक बेंगलोर टीम ने तो शायद 46 लाख खत्म कर दिए थे। ये अजय ठाकुर, मंजीत सिल्लर, धर्मराज सरलाधर ने, जोगिंदर, चारों इंटरनेशनल रुपये खर्च कर दिए। किसी 10 लाख, किसी 11, किसी 12-9 लाख है। मखा मुश्किल है, पर नए खिलाड़ी थे पहले नेशनल में थे। मैं अपना रनिंग करने लग गया, मैंने आधा पौना घंटा रनिंग करते होगी थी। फिर जो बोली लगी होगी तो मेरे गांव से उन्होंने बच्चा देख ली होगी, वो तो फिर वायरल हो जाती है। उसकी पहली बार लीग हो रही। बिल्कुल। तो गांव से दोस्तों ही फोन आए, बोला तेरी बोली लगी 12,60,000। और हंसने लगे, बेटे चाड़ा पाट गए। मैंने सोचा मखौल बनाओ है। सही बात है। तो मैंने मैं पाया तुमने, ये सच्चाई बात है। तो मैंने फोन काट दिया। वो फिर आया, बोला 12,60,000 लगी। यकीन होने की बात नहीं। बिल्कुल 12,80,000 तक इंडिया टीम में कैप्टन की थी। और भी इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, अर्जुन वाइटी भी थे उस टाइम के, पुराने सीनियर बढ़िया खिलाड़ी इंडिया टीम में। जो इंटरनेशनल और भी कई इंटरनेशनल थे, को वर्ल्ड कप खेल को एशियन चैंपियनशिप खेल मखा हो ही नहीं सकता। बोले अलग ही पार्टी देने का हमारा करे। तो मन्ना वो जो अपना हरियाणा में थोड़ी तीसकी कर लाग रही वखा कर ले दो क्या मखा फिर लाग जाए भाई, मजाक मत बनाओ, पार्टी की बात नहीं, माँ बन्ना कर लेने दो मैंने थोड़ी सी। तो वो अपने फोन काट दिया अपने।
2 या 3 मिनट के बाद जो अपने इंडिया के कबड्डी प्रेसिडेंट थे जनार्दन सिंह गहलोत, उनके पीए का कॉल आ गया। तो बोला बेटे टाइम्स ऑफ इंडिया वाले तेरा इंटरव्यू लेना चाहती है। अच्छा। तो मैं बोला सर क्या हुआ? बोले बेटा तेरी 12,60,000 बोली लगी है जी जी। और तेरी सेकंड हाईएस्ट बोली है, तो उनको इंटरव्यू लेना है कि एक मतलब इतने गरीब परिवार का बच्चा को इतनी बोली कैसे लग गई है, ये वो मतलब वो तेरा सफर जानना चाहते और तू इंग्लिश में कर लेगा। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को पहले पढ़ाई की दीपक भाई साहब? अब तो मैंने एमए कर ली, हाँ डिस्टेंस वगैरह से धीरे धीरे। किस सब्जेक्ट से की है एमए? हिस्ट्री से की। हाँ जी। लेकिन उस टाइम मैं बहुत अच्छा था, तब तो टच में था ना, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा के भी गया था और बहुत अच्छा था। मैं इंडिया कैंप के सारे डॉक्यूमेंट करवाई मैं ही करता था। तो जो प्रेसिडेंट सर के पीए थे उनको पता था, तो बोले कि तू कर लेगा, मुझे पता है टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ है तेरा, इंग्लिश में कर लेना। मैं ठीक है। तो फर्स्ट इंटरव्यू वो इंग्लिश में? हाँ जी। अच्छा। तो तब मुझे मतलब यकीन हुआ और मतलब मैं बयान नहीं कर सकता था, मैं ट्रैक पे था। मैं उन्होंने पहले धरती माँ चुचकारी राम जी के न देखा मखाज मखाइब दिन अब लग रहा है कि मतलब नेशनल से भी बहुत खुशी हुई थी इंडिया कैंप में आने की, लेकिन उस दिन ये लगा कि अब सफर नहीं रुकेगा, अब दुनिया नाम जानेगी मखा मेरा। बिल्कुल दीपक भाई, और आज जानती भी है दुनिया आपका नाम पूरा। बिल्कुल। और उन्होंने मेरे से पहला ही सवाल ये था कि व्हाट डू यू डू विद दिस मनी? अच्छा, इस पैसे के साथ क्या करोगे? तो जवाब मखा मैं अपनी बहन और मेरे भांजा भांजी के लिए लगाऊंगा, क्योंकि इस मेरी जिंदगी पहली प्राथमिकता उनका जीवन है। उनके लिए कबड्डी स्टार्ट की थी, ये बाद में जुनून हो गया कि इंडिया खेलना है, वो एक सेकेंडरी चीज थी। देश तो ऐसे पहली चीज होती है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब पहली सोच वो थी। तो एक बार उनकी जिंदगी में ये पैसे उनके लिए हैं, बिल्कुल ये उनकी जिंदगी के लिए। मैंने मेरी बहन को कॉल किया तो मेरी बहन फोन पे रोने लगी थी, तेरे इतने साल संघर्ष, ये चोट फेट, ये सारे बुरे दिन, ये भाई चिंता मत करे, तू अपने बढ़िया दिन आओगे। फिर सफर जारी रहा। एशियन गेम्स में हालांकि उस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया, होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। कई बार परिस्थितियां हो जाती हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इतना ज्यादा बोली लगी है भी नहीं कि नेशनल का बेस्ट प्लेयर है, और फिर भी नहीं हुआ, भी नहीं सिलेक्शन हो पाया, और पूरी इंडिया में नाम हो चुका था, फिर भी नहीं हुआ। तो मेरे साथी जो हैं और युवा साथी, बहन भाई, खिलाड़ी, या किसी भी फील्ड में आप जिंदगी में बेहतर करना चाहते हैं, कभी भी श्योरिटी कहीं नहीं लिखी होती कि हमने ये कर लिया तो ये हो जाएगा। श्योरिटी तब होती है जब हम गिव अप नहीं करते। अपना निशाना उससे मछली पर रखना पड़ेगा, उसकी आंख पर हमेशा। बिल्कुल। आप पढ़ोगे या तीर टूट गया या भाई आंख में कुछ बढ़ गया, ये चीज तो एक सेकेंडरी है। फिर उठो, फिर उसकी आंख पर निशाना लाओ, फिर उठो, फिर उसकी आंख पर निशाना लाओ। मैं पीछे मुड़िया नहीं कभी। उस बीच एशियन गेम्स और थे 2015 में, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, और बढ़िया, ये नहीं नेशनल में फिर तगड़ा खेले हम अगले साल, फिर भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। 2016 में फरवरी टूर्नामेंट अच्छे से खेलते थे, लेकिन वहां सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि सीनियर खिलाड़ी बहुत थे। कई परिस्थितियां होती, देखो सिलेक्शंस में टीम गेम है, मतलब होता रहता है खेल में। 2016 में फरवरी में सेफ गेम में साउथ एशियन गेम्स में पहली बार मौका मिला। तो देश का नेतृत्व था, आप जो भारतीय कबड्डी की टीम के कप्तान थे तभी बने थे या फिर आगे बने? बाद में 2019 में। हाँ जी। तो फरवरी 2016 में साउथ एशियन गेम्स खेले, अपने गुवाहाटी में ही हो रहे थे। वहाँ फर्स्ट 7 में खेला, लेफ्ट कवर भी खेला, रेड भी की, गोल्ड मेडल लिया। किसी खिलाड़ी के लिए इंडिया टीम का बात भी हो जाए ना कि तरह होगा सिलेक्शन, तो ही बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जब इंडिया टीम की किट पहली रात को नींद नहीं आती, ये रहता है कि कल लिस्ट पास होगी, कल सुबह टीम की अनाउंसमेंट होगी। तो मुझे नहीं लगता कोई भी खिलाड़ी सोता होगा। किसी भी खेल लगाओ, चाहे वो कबड्डी, चाहे फुटबॉल, चाहे वो बॉक्सिंग, रेसलिंग, नींद नहीं आती होगी। वो लिस्ट का इंतजार रहता है कि वो लिस्ट में नाम आएगा। फिर वो किट देते ना, नाम लिखी हुई इंडिया, और फिर हमारा नाम हाथों में लेते हैं, खुशी आंसू अपने आप ही आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो इंडिया टीम की जर्सी भी मिली, और फिर गोल्ड मेडल आया। और हमारे जब गोल्ड मेडल आता है, राष्ट्रीय गान बजता है, हमारा तिरंगा ऊपर फहराया जाता है। हर खिलाड़ी मतलब रो रहा होता है उस समय कि मतलब ये दिन देखने को मिला, उसकी सारी जिंदगी मेहनत पूरी हो जाती है।
उसके बाद उसी साल कबड्डी वर्ल्ड कप खेला, गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद 2017 में ईरान में एशियन चैंपियनशिप खेलने गए, वहाँ गोल्ड मेडल लिया। 2018 में फिर दुबई मास्टर कप में गोल्ड मेडल लिया। फिर एशियन गेम्स खेलने गए, वहाँ ब्रोंज आया हमारा। फिर मुझे इंडिया टीम का कप्तान बनाया गया। फिर 2019 में फिर साउथ एशियन गेम्स खेलने लगे, वहाँ फिर मेरी कप्तानी में गोल्ड मेडल आया। और मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशी की बात होगी कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी के ऊपर देश का नेतृत्व किया करने का सौभाग्य मिला, कप्तान बना। सारी जिंदगी हिस्ट्री में नाम दर्ज रहेगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैंने अपनी जिंदगी कि मैं इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाऊंगा। इस ग्राउंड ने, इस धरती माँ ने इतनी मेहनत की और यहाँ तक पहुंचाया है। भगवान देखो, अंधेर कभी नहीं है, ये है लेकिन अंधेर नहीं है। ये बोलने की बातें सिर्फ लोग बोलते, जैसे मैं फिर वो बात याद दिलाऊंगा, अंधेरा प्लेयर है, अंधेरे में रह जाएगा। तो मैं तो अंधेरे में नहीं रहा भाई। मैं क्या कोई भी खिलाड़ी नहीं रहा। दुनिया के किसी बेहतरीन खिलाड़ियों को देख लो आप, रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी है, सड़क पे झाड़ू लगाता था, आज दुनिया सबसे बड़ा खिलाड़ी है। मैं हूँ या और भी कोई अच्छा खिलाड़ी है। देखो, लीजेंड बनना है ना, तो लीजेंड की तरह काम करना होगा। और स्ट्रगल, संघर्ष क्या है, हमें तोड़ने के लिए कभी नहीं आता। और बिना संघर्ष के तो कुछ भी अच्छा नहीं बन सकता। हीरे को भी तराशना पड़ता है, बार बार घिसाना पड़ता है उसको। कितने घंटे, कितने दिन लगते हैं उसको तराश के हीरा एक शेप में आता है। उसी तरह हमारी जिंदगी है। अगर संघर्ष नहीं करेंगे, अगर मेरी जिंदगी में इतनी समस्या नहीं होती तो शायद मैं एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा होता। अगर मान ली माता पिता नहीं गुजरते तो पढ़ा लिखा देते, कहीं पे मैं टीचर लग जाता है, इंजीनियर लग जाता है, कहीं आर्मी में लग जाए, भाई इतना ही था। कहीं भी कोई अच्छी जॉब पे लग जाता। बिल्कुल। कितने करोड़ों लोग अच्छी नौकरियों पे हैं, अच्छे खासे पैसे भी कमाते होंगे, लेकिन उनको कितने लोग जानते हैं। इस संघर्ष ने इतना मजबूत बना दिया मुझे कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ। देश के लिए खेला, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, इतने सारे 8 इंटरनेशनल मेडल हैं। देश का कप्तान बना। अच्छा, जॉब भी आपने 4 जॉब तो आपने रिजाइन कर रखा है। कौन सी जॉब में अभी फिलहाल? अभी कौन सी जॉब से आपने रिजाइन किया था दीपक भाई? मैं आर्मी में भी रहा, मैं फिर एयर इंडिया में रहा, फिर मैंने एयर फोर्स ज्वाइन की है, अपनी भारतीय वायुसेना, दिल्ली रहा, फिर दोबारा एयर इंडिया में गया मैं। और अब 5वीं जॉब आ गई, अपने इनकम टैक्स में हूँ। इनकम टैक्स, हाँ, दिल्ली ही है इंस्पेक्टर। तो डीएसपी का भी ऑफर आया था पिछले साल, तो वो तो मैंने नहीं की राजस्थान की तरफ से, क्योंकि मैं इतने साल खेला हूँ। अब चाहता हूँ कि मेरे जितने युवा साथी संघर्ष करें गांव में, क्योंकि मैंने वो चीज़ खुद भोगी है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हुए। हाँ, 2020 में मुझे राष्ट्रपति के द्वारा देश की सेवाएं करने के लिए अर्जुन पुरस्कार से। कैसा, जब आपको पता चला कि भी आपका अर्जुन अवार्ड के लिए आपका नाम आया, तब वो कैसा लगा था आपको? पूरी भारत देश से बहुत से खिलाड़ी अप्लाई करते हैं हर साल। एक खिलाड़ी को दिया जाता है एक खेल के। खुद अप्लाई करना पड़ता है या सरकार की तरफ से? खुद अप्लाई करना पड़ता है। खुद अप्लाई करना पड़ता है। अपनी अचीवमेंट्स लगानी पड़ती है कि मैंने देश के लिए इतने मेडल जीते हैं। तो फिर उसके पॉइंट्स चेक करते हैं सब। मतलब बहुत खिलाड़ी अप्लाई करते हैं, कोई 50 खिलाड़ी अप्लाई करते होंगे। तो उनमें से एक खिलाड़ी को दिया जाता है, और उस खिलाड़ी का नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है कि इसने इस खेल के लिए भारत सरकार से अर्जुन पुरस्कार हासिल किया है। ये रखा आपने, अगर जिक्र ही कर दिया है तो। बिल्कुल भाई, ये देख लो भाई, ये हर खिलाड़ी का एक सपना होता है, और दीपक भाई ने भी इस सपने को पूरा किया है। और ये देश का गौरव है, क्योंकि जब राष्ट्रपति सम्मानित करता है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ भाई, देखो भाई, जो शील्ड धरी हैं, इन शील्ड का भी अपना एक महत्व है, लेकिन जब राष्ट्रपति सम्मानित करता है तो इस शील्ड के आगे सब फीकी पड़ जाती है। सबसे बड़ा सम्मान है जो ये होता है। बिल्कुल होता है कि देखो, मैंने एक जिंदगी में जब खेल में मेरा कबड्डी में जुनून हो गया था, मुझे ये था कि ऐसा खिलाड़ी बनूंगा कि मैं जिस दिन भी मरूं तो मुझे कुछ लोग याद रखे कि ऐसा भी कोई खिलाड़ी था, ऐसा भी कोई व्यक्ति था। तो इस अर्जुन पुरस्कार ने मेरी जिंदगी में वो मुकाम मुझे दे दिया है कि मैं चाहे कल मर जाऊं, इतिहास के पन्नों में मेरा नाम दर्ज रहेगा कि अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा था, भारत देश का कप्तान भी था। और इन सब चीज़ों से लगता है कि ज़िंदगी में हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बस हमारे अंदर वो आग होनी चाहिए